हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम जिस बिजनेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ना, वो बिजनेस अगले 2-3 साल में बहुत रैपिडली ग्रो करने वाला है। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इस बिजनेस का EBITDA अगले 3 साल में 50% CAGR से भी ज्यादा स्पीड से ग्रो करने वाला है। स्टॉक का नाम है एक्मे सोलर होल्डिंग लिमिटेड। डिफरेंट तरीके का बिजनेस है। इस तरीके का बिजनेस हमने इस चैनल पर आज तक डिस्कस नहीं किया है। और जब भी कोई डिफरेंट बिजनेस आता है दैट कम्स विद अ डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना। इस तरीके के धंधे में डिफरेंट तरीके की समस्याएं होती हैं और डिफरेंट तरीके की अपॉर्चुनिटीज होती हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, तो प्लीज मेरी बात सुन के या इस वीडियो को देखकर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्मे का बिजनेस बहुत सिंपल है। एक्मे इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर इन द कंट्री। यानी एक्मे बिजली बनाता है और सरकार को बेचता है, प्राइवेट एंटिटीज को भी बेचता है। सिंपल बिजनेस है। पावर कैसे बनाता है? सोलर प्लांट्स लगाता है, विंड पावर प्लांट्स लगाता है, हाइब्रिड प्लांट लगाता है, उनसे पावर जनरेट करता है और जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनके साथ पावर परचेजिंग एग्रीमेंट करता है, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट। और उसके तहत अगले 20 साल तक, 25 साल तक लगातार एक फिक्स रेट के ऊपर पावर बेचता है। बिजनेस बहुत सिंपल है। आपको 25 साल की एक रेवेन्यू गाइडेंस मिल जाती है कि अगर एक्मे ने किसी सेंट्रल एजेंसी, सपोज कीजिए एनटीपीसी के साथ ठेका किया है अगले 20 साल का, और इनकी जो कैपेसिटी है वो 1000 मेगावाट की है, तो आपको अगले 25 साल तक या 30 साल तक कितना रेवेन्यू जनरेट होने वाला है आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो इबिटा की फ्लक्चुएशन होती है ना, फ्यूचर की प्रोजेक्शंस होती हैं, वो करनी बहुत आसान है। इसीलिए ये बहुत सिंपल बिजनेस है, समझना भी बहुत आसान है। पावर परचेजिंग एग्रीमेंट्स में एक फिक्स रेट कर दिया जाता है कि मैं जो 1 यूनिट बिजली की है उसके 4 रुपए चार्ज करूंगा अगले 25 साल तक। अब इनके क्लाइंट्स कौन है? 86% ऑफ देयर क्लाइंट्स आर सेंट्रल एजेंसीज, जिसमें सबसे बड़ा जो क्लाइंट है वो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, एनटीपीसी है, एनएचपीसी है ना। तो 86% जो इनका पैसा आता है वो गवर्नमेंट एजेंसी से आता है, लेकिन सेंट्रल एजेंसी से आता है। 14% ऑफ देयर पैसा कम्स फ्रॉम स्टेट डिस्कॉम्स। अब स्टेट डिस्कॉम्स में ना सबसे बड़ी समस्या ये है कि स्टेट डिस्कॉम्स पैसा देके खुश नहीं है। वो आपसे पावर तो ले लेती है, लेकिन रिसीवेबल्स बहुत हाई हो जाते हैं। वो पैसा वो बहुत दिन के बाद चुकाती हैं। इसीलिए इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि मोस्टली जो इनके पावर परचेजिंग एग्रीमेंट्स हैं वो सेंट्रल एजेंसीज के साथ है। अच्छा, यहां पर एक और बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रिन्यूएबल पावर होती है ना, वो रिलायबल पावर नहीं है। सोलर प्लांट और आपने विंड प्लांट लगा दिए, वो दिन के टाइम पे तो अच्छा काम करेंगे, खासकर जो सोलर प्लांट है, रात के टाइम पे वो अच्छा काम नहीं करेंगे। तो इससे क्या होता है? इससे उनकी जो ग्रिड की पावर देने की कैपेसिटी होती है ना, वो रिलायबल नहीं होती, वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है। यानी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ दैट प्लांट इज जस्ट 25% या 30% के आसपास। वो अपनी कैपेसिटी का सिर्फ 25% ही ग्रिड को दे पाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है किसी भी रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स में। अब इस समस्या का एक सोल्यूशन है, हम किसी भी सोलर और विंड प्लांट के साथ बैटरी अटैच कर दें, जिसे हम बोलते हैं BESS, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। इससे क्या होगा? दिन के अंदर सोलर प्लांट बिजली बनाएगा और वो ग्रिड से कनेक्टेड है, ठीक है, ग्रिड में अपनी बिजली भेजता रहेगा, साथ साथ वो अपनी बैटरीज को भी चार्ज करता रहेगा जो उस सोलर प्लांट के पास ही लगी हुई है। ठीक है, रात के समय जब उसके पास सोलर एनर्जी नहीं है तो उस बैटरी को वो डिस्चार्ज करना शुरू कर देगा, उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे घर में इन्वर्टर्स काम करते हैं, एग्जैक्टली वही तरीका है। ठीक है, तो सरकार क्या कर रही है ना, जो रिन्यूएबल एनर्जी को ज्यादा रिलायबल बनाने के लिए कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन बार बार ज्यादा ना हो, उसके लिए वो कोशिश कर रही है कि अगले जितने भी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ना, वो कंट्री के अंदर FDRE प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, यानी फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी, FDRE। इस टर्म को याद रखिएगा, मैं इस टर्म का यूज बार बार करूंगा। यहां पर जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होती है वो 50% तक पहुंच जाती है। यानी अगर सपोज कीजिए आपके पास 1 गीगावाट की एक फैसिलिटी है, एक प्लांट है, सोलर प्लांट है, वो सिर्फ एक स्टैंड अलोन सोलर प्लांट है, यानी वहां पर सिर्फ सोलर एनर्जी है, वहां पर कोई बैटरी यूनिट नहीं है, तो उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगी 27%, 28% के आसपास। लेकिन अगर आपने उसके साथ एक बैटरी यूनिट भी अटैच कर दी तो उसकी कैपेसिटी बढ़ के हो जाती है 45% से 55% के बीच में। हम मान के चलेंगे 47-48% कैपेसिटी तो हो जाएगी। यानी एक्मे अगर एक ट्रेडिशनली प्लांट, सोलर प्लांट लगाता है 1000 मेगावाट का, और
फ्यूचर में वो एक FDRE प्लांट लगा रहा है 1000 मेगावाट का। तो जो फ्यूचर वाला FDRE प्लांट है ना, वहां से वो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेंगे। खर्चा लगेगा, बिल्कुल खर्चा लगेगा। जो सोलर प्लांट है उसके कंपैरिजन में FDRE प्लांट 3 गुना फालतू कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला बिजनेस है ना। और जो एक्मे का बिजनेस है ना, वो सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग का या बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है। वो चाइना जाते हैं, चाइना से सोलर मॉड्यूल उठा लाते हैं सस्ते से सस्ते में, बैटरी उठा के लाएंगे चाइना से और इंडिया में इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, तो होपफुली आपको इनका धंधा समझ में आ गया होगा कि धंधा क्या है। इस वीडियो के इंट्रोडक्शन में मैंने कहा था कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो एक्मे का ईबिटा है ना, वो अगले 2-3 साल तक 50% से ज्यादा भी ग्रो कर सकता है। इतनी रैपिड ग्रोथ कैसे आएगी? सबसे पहला रीजन है कि जो इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ना, वो बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है। आज के दिन में एक्मे की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लगभग 2900 मेगावाट के आसपास है। फिगर्स को ध्यान से सुनिएगा, 2900 मेगावाट की ये बिजली ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहे हैं। 2027 यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, सिर्फ 1.5 साल के बाद, इनकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ना, वो 5000 मेगावाट के आसपास हो जाएगी। और 2029 यानी आज से 3.5 साल के बाद, 3.5 ईयर्स के बाद, इनकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 7300 मेगावाट के आसपास चली जाएगी। यानी जो इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ना, वो अगले 3-4 साल के अंदर ऑलमोस्ट 35% CAGR से ग्रो करने वाली है। अब आप पूछोगे कि मैं इतना श्योर क्यों हूं? देखिए, 2200 मेगावाट के तो PPAs ये ऑलरेडी साइन कर चुके हैं। 2900 ऑलरेडी इनके पास है, 2200 के PPAs ये साइन कर चुके हैं। यानी ऑलरेडी जो रेवेन्यू की प्रिडिक्टेबिलिटी है वो सेट है। ठीक है, 2200 के जैसे ही PPA साइन हो जाता है, कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। कंस्ट्रक्शन करने में 2 साल लगते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो बचे हुए 2000 है ना मेगावाट, वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस साइन हो चुका। देखिए, जब भी किसी कंपनी को ठेका मिलता है, सरकारी ठेका मिलता है, तो आप बिड करते हैं। बिड करने के बाद जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होता है उसे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिलता है। यानी बिड करने वाली एजेंसी ने डिसाइड कर लिया है कि हम ठेका आपको देंगे, लेकिन पावर परचेजिंग एग्रीमेंट अभी साइन नहीं हुआ है। यानी अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि हम किस रेट के ऊपर आपसे बिजली खरीदेंगे अगले 25 साल तक। डिसाइड तो हो गया वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस में, लेकिन अभी उस पर ऑफिशियल स्टैंप नहीं लगी है। PPA साइन होने के बाद ये कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। ठीक है, तो जल्दी ही वो जो नेक्स्ट 2000 मेगावाट है ना, उसके PPA भी साइन हो जाएंगे, शायद अगले 1-1.5 साल में। डिमांड की कोई कमी नहीं है। सरकार बहुत रैपिडली इन FDRE प्रोजेक्ट्स को और जो सोलर प्लांट्स है उनको एक्सपेंड करना चाहती है। क्यों एक्सपेंड करना चाहती है? आपने सुना भी होगा कि गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी को पुश कर रही है। गवर्नमेंट का टारगेट क्या है? 2030 तक 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। आज के दिन में सिर्फ 250 गीगावाट के आसपास या तो इंस्टॉल्ड है या फिर पाइपलाइन के अंदर है। अभी 250 गीगावाट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी बिड हुए ही नहीं हैं, जो होने हैं फ्यूचर में। और एक्मे का टारगेट है 2030 तक 10 गीगावाट तक पहुंचने का। यानी डिमांड में कोई समस्या नहीं है, इंस्टॉलेशन में कोई समस्या नहीं है। ये 30-35% CAGR से शायद उससे भी ज्यादा ग्रो कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रेवेन्यू ग्रोथ आ जाएगी इतनी तो। लेकिन मैंने इंट्रोडक्शन में तो ये कहा था कि 50-55% से ग्रो करने के चांसेस हैं। तो 50-55% की ग्रोथ कैसे आएगी? वो आएगी इनका शिफ्ट फ्रॉम सोलर पावर प्लांट्स टू FDRE पावर प्लांट। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सोलर प्लांट्स होते हैं ना, वो ग्रिड स्टेबिलिटी में बहुत इशू क्रिएट करते हैं। एक बार तो आप बहुत सारी पावर जनरेट कर रहे हैं, लेकिन मौसम खराब हो गया तो आप पावर ही जनरेट नहीं कर रहे। लेकिन जो कोल प्लांट है, कोयले वाले प्लांट्स हैं, उनका क्या फायदा है? आप सुबह भी उतनी बिजली बनाते हो, शाम को भी उतनी बिजली बनाते हो। तो जो ग्रिड है ना, उसको आपकी एनर्जी को यूज करने में दिक्कत नहीं होती। लेकिन जैसे ही रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगते हैं तो ग्रिड को समस्या आने लग जाती है। तो अब गवर्नमेंट नहीं चाहती कि जितने भी नए प्रोजेक्ट्स लगे वो सिर्फ सोलर प्रोजेक्ट्स लगे। गवर्नमेंट चाहती है कि उन प्रोजेक्ट्स के साथ बैटरी सिस्टम भी अटैच हो। FDRE प्रोजेक्ट्स ही गवर्नमेंट नए बिड करना चाहती है। तो इसीलिए जितने भी नई कैपेसिटीज आ रही है ना, वो मोस्टली FDRE प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या फिर हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं? जिसमें सोलर और विंड एक साथ यूज होते हैं, बैटरी नहीं होती उसमें, बैटरी सिस्टम नहीं होता। ठीक है, तो या तो FDRE प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या फिर हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। आज के दिन में जो इनकी कैपेसिटी है 2900 मेगावाट की, वो मोस्टली सोलर है।
आज के दिन में ये सिर्फ सोलर प्लांट लगा रहे हैं, लेकिन अगले 3 साल में 4 साल में जितने भी ये प्रोजेक्ट्स लगाएंगे उनमें से लगभग 65% नए प्रोजेक्ट्स एफडीआरई प्रोजेक्ट्स होंगे, 11% इनके हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स होंगे। सोलर प्रोजेक्ट्स तो बहुत कम लगने वाले हैं फ्यूचर के अंदर, है ना। तो 2029 में जब हम इनका पोर्टफोलियो देखेंगे ना, तो वहां पर हमको नजर आएगा कि इनके लगभग 50% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट्स एफडीआरई प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे, और जो सिर्फ सोलर प्रोजेक्ट्स हैं, स्टैंड अलोन सोलर प्रोजेक्ट्स हैं, वो सिर्फ 45-46% के आसपास रह जाएंगे। यानी कंपनी डिसाइसिवली और जानबूझ के शिफ्ट कर रही है फ्रॉम सोलर प्रोजेक्ट्स टू बीइंग अ पोर्टफोलियो वेयर एफडीआरई प्रोजेक्ट्स आर गोइंग टू बी द मेजर कंपोनेंट ऑफ देयर पोर्टफोलियो। दैट इज द बिग चेंज वी आर सीइंग। अब आप मुझसे पूछेंगे कि भाई एफडीआर प्रोजेक्ट्स में फायदा क्या है इनको? बहुत बड़ा फायदा है। देखिए, जब भी पावर परचेजिंग एग्रीमेंट साइन किया जाता है ना, तो वो इस चीज को भी देखते हुए किया जाता है कि आपका प्रोजेक्ट ग्रिड की स्टेबिलिटी में कितना ज्यादा योगदान दे रहा है। सोलर प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा ग्रिड के ऊपर प्रेशर डालते हैं, तो इसीलिए जो उनके टैरिफ्स है ना, वो कम होते हैं। आज के दिन में जो नए सोलर प्रोजेक्ट्स है ना, उनके टैरिफ सिर्फ 2 रुपए 50 पैसे तक रह गए हैं, और जो पास्ट में प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे उनकी एवरेज जो 2900 मेगावाट की इन्होंने कैपेसिटी लगा रखी है, वहां पर इनको मिलता है ऑन एन एवरेज 3 रुपए 20 पैसे या 25 पैसे के आसपास, मे बी 30 पैसे के आसपास। जो पुराने प्रोजेक्ट्स ये 2900 मेगावाट के जो इन्होंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हैं। लेकिन एफडीआरई प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करना चाहती है कि आप एफडीआरई प्रोजेक्ट्स लगाइए। वहां पर आपको जो टैरिफ्स मिलते हैं ना, वो 4 रुपए 50 पैसे मिलते हैं हर यूनिट पे। यानी 2 गुना तो आपको टैरिफ में ही फायदा हो गया। बिल्कुल, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है। जो एफडीआरई प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पर आपको 3 गुना फालतू कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। सोलर भी लगाना पड़ेगा, विंड भी लगाना पड़ेगा, बैटरी में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन जो आपका रिटर्न रेशियोज हैं वो इंप्रूव होने लग जाएंगे। आपका ईबीटा में वो नजर आने लग जाएगा, आपके रेवेन्यू में वो नजर आने लग जाएगा। दूसरा बड़ा रीजन ये है कि एफडीआरई के प्रोजेक्ट्स ज्यादा बिजली बनाते हैं। भाई, ज्यादा बिजली क्यों बनाते हैं? क्योंकि एफडीआरई क्या करता है, अपनी बैटरी को चार्ज करता है और रात को भी बिजली देता है। तो उनकी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 50% तक इंप्रूव होती है, जबकि जो सोलर प्लांट्स है उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सिर्फ 25 से 30% के बीच में होती है, 27% मान के चल लेते हैं, है ना। तो आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ गई, आप ज्यादा बिजली बना रहे हो, और जो ज्यादा बिजली बना रहे हो वो ज्यादा रेट पर भी बिक रही है। ईबीटा में फायदा होगा या नहीं होगा? तो अगर हम सारे प्रोजेक्ट्स की यूनिट इकोनॉमिक्स को देखते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, तो हमको बात समझ में आती है कि अगले 3-4 साल में जो इनकी कैपेसिटी बढ़ने वाली है वो 30-35% से बढ़ने वाली है, और जो इनका ईबिटा ग्रो होने वाला है वो लगभग 50-55% से भी हो सकता है। ये रीजन सबसे बड़ा रीजन है जो इस बिजनेस को बहुत 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 इंटरेस्टिंग बना देता है। उसके बाद एक और रीजन है, सोलर के प्राइसेस, जो सोलर मॉड्यूल्स हैं उनके प्राइसेस लगातार क्रैश हो रहे हैं, बैटरी के प्राइसेस भी क्रैश हो रहे हैं। अगर आप न्यूज पढ़ते होंगे तो बैटरी के प्राइसेस पिछले 2 साल में 60% तक क्रैश हो गए हैं। सोलर मॉड्यूल के प्राइसेस 40% से क्रैश हो गए लास्ट 2 ईयर्स में। इसका फायदा एक्मे जैसी कंपनी को होता है। कैसे होता है? एक्मे पीपीए साइन करता है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन करना शुरू करता है। 2 साल लगते हैं उसको प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करने में। पीपीए साइन हो गया आज के जो सोलर मॉड्यूल हैं उनके रेट के हिसाब से, जो आज बैटरी के रेट हैं उनके हिसाब से, लेकिन डिलीवरी इनको 2 साल के बाद करना है। और 2 साल के बाद अगर बैटरी की कीमत कम हो गई और सोलर मॉड्यूल की कीमत कम हो गई, जो पिछले 20 साल से लगातार हो रही है, 20 साल पहले जो बैटरी के रेट से वो लगातार क्रैश हो रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि अगले 4-5-6 सालों में भी बैटरी के प्राइसेस और सोलर मॉड्यूल के प्राइसेस यूं ही क्रैश होते रहेंगे। जैसे जैसे क्रैश होते रहेंगे उसका बेनिफिट इनडायरेक्टली एक्मे को मिलने वाला है, क्योंकि जब ये कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, तो जो मोस्ट ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन है ना, जो कैपिटल इंटेंसिव जो स्ट्रक्चर है वो आखिरी के 6 महीने के अंदर होता है। शुरू में तो वो लैंड एक्वायर करते हैं, उसमें टाइम लग जाता है। तो पिछले 10-15 साल में हमने देखा है जब भी कोई ऐसी कंपनी होती है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनको इस चीज का बेनिफिट होता है, 2 साल का लीवे पीरियड मिल जाता है। अगर 10-15%, 20% से बैटरी के प्राइसेस और सोलर मॉड्यूल के प्राइसेस करेक्ट हो जाते हैं तो एक्मे के ईबिटा में नजर आएगा, एक्मे के रोसी में नजर आएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। जो इन्होंने कैलकुलेशन की थी कि हमारा इतना खर्चा लगने वाला है, उससे कम ही खर्चा लगेगा कहीं ना कहीं। उसके अलावा पैसा कमाने का एक और तरीका है। सपोज कीजिए इन्होंने आज एक पीपीए साइन कर दिया कि इनको XYZ फैसिलिटी लगानी है, तो ये क्या करेंगे? ये बैटरी आज ही इंस्टॉल कर देंगे।
आज ये बैटरी क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, जबकि जो प्रोजेक्ट है वो 2 साल के बाद शुरू होना है। बैटरी इंस्टॉल करने का आज ये फायदा हो गया कि जब ये ग्रिड से कनेक्ट हो जाएंगे ना, तो पावर की जो प्राइसेस है ना, उनकी आर्बिट्राज पे ये पैसा कमा सकते हैं। सिंपल टर्म्स में समझाता हूं। देखिए, जो पावर के प्राइसेस है ना, वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। फ्लक्चुएट इस चीज के ऊपर करते हैं कि पावर की डिमांड क्या है। अगर आपने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का बिजनेस पढ़ा है, जहां पर पावर ट्रेड होती है, तो आप समझेंगे कि पावर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है। कई बार एक यूनिट का रेट 2 रुपए होता है और कई बार वो फ्लक्चुएट करके 7 रुपए या 10 रुपए तक पहुंच जाता है। तो जो पावर की रेट के अंदर जो डिफरेंस है ना, उसका बेनिफिट आप एक बैटरी की यूनिट लगाकर कर सकते हैं। कैसे? जिस समय पावर सस्ती है, ये अपनी बैटरीज को चार्ज कर देंगे अपने खुद के सोलर प्लांट से नहीं, क्योंकि सोलर प्लांट तो अभी सेटअप ही नहीं हुआ है। ये ग्रिड से खरीदेंगे बैटरी की पावर और उससे चार्ज कर देंगे। सपोज कर लो इन्होंने 4 रुपए पर यूनिट के हिसाब से अपनी बैटरीज को चार्ज कर दिया। अब ये वेट करेंगे उस टाइम का जब पावर की डिमांड बढ़ जाएगी और शायद रेट 7 रुपए पर यूनिट के आसपास चले जाएंगे। उस समय ये अपनी बिजली को बेचेंगे, जो इनकी बैटरी यूनिट्स हैं उनको डिस्चार्ज करेंगे। हो गया ना प्रॉफिट। उम्मीद है कि अगले 2-3 साल में हर साल ये 5% ऑफ देयर ईबिटा कमा सकते हैं इस प्रोसेस से। और मैनेजमेंट बहुत होपफुल नजर आ रही है हमको इस बात को लेकर। उसके अलावा एक और अच्छी बात है, एक्मे ना वर्टिकल इंटीग्रेटेड प्लेयर है। लैंड एक्विजिशन करता है, टेंडरिंग भी करता है, ईपीसी भी खुद करता है। बहुत सारे जो इनके कॉम्पिटिटर्स है ना, वो ईपीसी खुद नहीं करते, यानी ये खुद बनाते हैं प्रोजेक्ट्स। उससे क्या होता है, टाइमली डिलीवरी होती है। 2 साल के 2.5 या 3 साल नहीं लगेंगे और मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट नजर आती है। ये हमको हिस्टोरिकली ट्रैक रिकॉर्ड देख के समझ में आती है कि इनके पास ये बेनिफिट है, जिसकी वजह से ये शायद बेटर मार्जिन्स कमा सकते हैं इन कंपैरिजन टू देयर पीयर्स जो ईपीसी खुद नहीं करते। इसके अलावा कंपनी ने जो मोस्टली एग्रीमेंट्स कर रखे हैं वो सेंट्रल एजेंसीज के साथ कर रखे हैं, यानी रिसीवेबल्स में बहुत ज्यादा समस्या नहीं है ना। 85% ऑफ द रिसीवेबल्स इंटैक्ट है। सेंट्रल एजेंसीज पैसा दे देती हैं, टाइम से दे देती हैं, है ना। जीएसटी रिफॉर्म्स भी आए हैं। जीएसटी में जो सोलर मॉड्यूल और बैटरीज हैं, उनकी जो जीएसटी है उनके ऊपर वो 12% से घटाकर 5% पे कर दिया गया है ना। उसका भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सकता है कंपनी को। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो कंपनी के फंडामेंटल्स इंटैक्ट लग रहे हैं। अगर हम रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू और एबिटा पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, हमें अच्छी खासी ग्रोथ मिल सकती है फ्यूचर में। इसमें एटलीस्ट मुझे कोई दो राय नहीं है, अनटिल अनलेस सरकार की पॉलिसी बहुत ज्यादा कुछ चेंज हो जाए, जिसके चांसेस अभी नजर नहीं आ रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि कंपनी की तो सारी उंगलियां घी में है ना, क्यों ईबिटा इतनी जल्दी एक्सपेंड कर रहा है, ईबिटा मार्जिन्स भी ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। उसके बाद कंपनी को ऑलरेडी गारंटी है कि हम अगले 25 साल तक हमारे कितने रेवेन्यू आने वाले हैं। ये तो बल्ले बल्ले है कंपनी की। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिजनेस मॉडल में सब कुछ परफेक्ट है। अगर कोई बिजनेस मॉडल इतना परफेक्ट होगा, मार्जिन्स इतने हाई होंगे, तो वहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन यहां पर इस फील्ड में हमें बहुत ज्यादा एक्सेसिव कंपटीशन नजर नहीं आ रहा। क्या रीजन है उसका? उसका रीजन है कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। ये धंधा ना बहुत पैसा मांगता है, बहुत ज्यादा पैसा मांगता है। 2026 के अंदर कंपनी 14,000 करोड़ रुपीस कैपेक्स करने वाली है। अगले साल भी लगभग फिगर इतनी है, 12-13 हजार करोड़ के आसपास है। फिर कंपनी की जो मार्केट कैप है आज के दिन में सिर्फ 15,000 करोड़ के आसपास है। तो इतना बड़ा कैपेक्स कंपनी कर कैसे रही है? डेट से। ये कंपनी टोटली डेट के ऊपर चल रही है। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने स्टेटेड टारगेट रखा है कि जितने भी प्रोजेक्ट हम बिड करते हैं ना, उनको हम 75% से 80% तक डेट से फाइनेंस करेंगे और सिर्फ 25% इक्विटी से फाइनेंस करेंगे। यानी एक प्रोजेक्ट जीता, उसके बाद बैंक के पास चले गए, हमें लोन दे दो, हमें लोन दे दीजिए। 70% 75% लोन वहां से ले लिया और 25% अपना खुद का पैसा डाल रहे हो। तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती जाएगी, जैसे जैसे कैपेसिटी ग्रो करती जाएगी, वैसे वैसे कंपनी का डेट ग्रो करता जाएगा। अगले 3-4 साल में शायद इनका डेट 40,000 करोड़ या 50,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। बहुत 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 डेट हैवी बिजनेस है। तो डेट टू इक्विटी जब भी आप इस बिजनेस की देखोगे, हमेशा आपको बहुत ज्यादा स्क्रूड नजर आएगी। इनफैक्ट कंपनी का डेट टू ईबिटा की रेशो हम देखते हैं ना, तो वो 4x और 5x के आसपास दिखाई देती है। कंपनी का स्टेटेड टारगेट है कि हम डेट टू ईबिटा को 5.5x से ऊपर नहीं जाने देंगे, जो एक सिंपल बिजनेस के लिए तो सोच भी नहीं सकते हम।
इतना हाई डेट कंपनी कैसे सर्वाइव कर सकती है? ये कंपनी सर्वाइव कर सकती है हाई पीपीए से, क्योंकि आपको अगर एक प्रोजेक्ट मिल गया तो इतना EBITDA आपको कंसिस्टेंटली मिलता रहेगा। और डेट आप कितने परसेंट पे रेज कर रहे हो? आप डेट रेज कर रहे हो 8.5% पे, 9% के आसपास। और आप रिटर्न कितना कमा रहे हो? अगर आप कंपनी की यूनिट इकोनॉमिक्स देखोगे, अगर आप एक प्रोजेक्ट को उठाते हो, सपोज कीजिए 1000 मेगावाट या 100 मेगावाट के प्रोजेक्ट उठाते हो और उसका EBITDA कैलकुलेट करते हो और फिर यूं देखते हो कि मुझे इस प्रोजेक्ट में से कितना रिटर्न मिल रहा है, सिर्फ एक सिंगल प्रोजेक्ट में से, तो आप देखोगे कि कंपनी जो प्रोजेक्ट लेवल पे जो EBITDA जनरेट कर रही है ना, वो 11, 12, 13% के आसपास कर देती है। हम कंजर्वेटिव हो जाते हैं, हम 11% मान लेते हैं, यानी हम 11% का रिटर्न ले रहे हैं एक प्रोजेक्ट से। और हमने जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पैसा रेज कितने पे किया था? 8.5% पे। हमने 8.5, 9% पे पैसा रेज किया और 11, 12% कमा लिए। तो बीच का जो 3, 3.5% हुआ, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। अगले 25 साल तक हमें यही प्रॉफिट मिलने वाला है, क्योंकि डेट इतना ज्यादा हो जाएगा, उसको सर्विस करते रहना है, प्रिंसिपल अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है उसका। अगर आप इस कंपनी की फिगर्स देखेंगे ना, यूनिट इकोनॉमिक्स को देखोगे, तो आप देखोगे ओहो भाई साहब, इंटरेस्ट कॉस्ट इतनी ज्यादा है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट फिर बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप एक एसेट हैवी बिजनेस हो। ग्रॉस ब्लॉक कंपनी का अगर आप स्क्रीनर पर जाके देखोगे, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ेगी, आपका ग्रॉस ब्लॉक और भी ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। ये समस्या है सबसे बड़ी इस बिजनेस के अंदर। इस वजह से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड शायद आपको एक्सेसिवली हाई नजर ना आए, क्योंकि आपकी कैपिटल क्या है? 80% ऑफ योर कैपिटल इज डेट, और डेट तो आपको रीपे करना है ना। इक्विटी तो सिर्फ आपने 25% डाली है। रिटर्न ऑन इक्विटी आपको अच्छा नजर आ सकता है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा नजर आएगा क्योंकि कंपनी का डेट फालतू है ना, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ज्यादा अच्छा नजर नहीं आएगा कंपनी का। सबसे बड़ी समस्या जो मुझे लगती है, एज अ इन्वेस्टर आपको भी सोचना चाहिए, ये बात एक हर एक इन्वेस्टर को सोचनी चाहिए कि सिर्फ ग्रोथ सब कुछ नहीं होती है ना, हमें और मैट्रिक्स भी देखने होते हैं अगर हमको पूरा बिजनेस एनालाइज करना है तो। और भी समस्याएं हैं। आज के दिन में आपकी कैपेसिटी 2900 मेगावाट के आसपास है। आप 2030 तक 10 गीगावाट पे जाना चाहते हो, यानी आप अपनी जो कैपेसिटी है ना, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, उसको 3x करने वाले हो अगले 5 साल के अंदर। यानी आपकी लगभग पूरी कंपनी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इससे एग्जीक्यूशन रिस्क आ जाता है। सपोज कर लीजिए आप उम्मीद कर रहे हैं कि मैं इस एजेंसी के साथ पीपीए साइन कर लूंगा अगले 6 महीने के अंदर, लेकिन वो पीपीए साइन होता है 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद, किसी भी रीजन से, तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, है ना। प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, जो आपकी एग्जीक्यूशन है वो टाइम लेगी। और अगर आपका डेट ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि आपका डेट फ्यूल्ड कैपेक्स है सारा, है ना, और अगर आपकी डेट बढ़ गया EBITDA के कंपैरिजन में, तो जो रेटिंग एजेंसी है वो आपको डी रेट कर देंगे। अगर रेटिंग एजेंसीज ने आपको डी रेट कर दिया, तो जो फाइनेंसिंग आपको 8.5% पे मिल रही है ना आज के दिन में, 8.5% पे आपको बैंक लोन दे देता है, वो शायद कुछ दिन के बाद आपको 9% पे, 10% पे देगा। समझ रहे हो समस्या? कि अगर चीजें डिले होने लग जाती हैं तो कंपनी के ऊपर प्रेशर पड़ने लग जाएगा। गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरह, बहुत टाइमली मैनर में अपने पीपीए साइन कर रही है, नए नए प्रोजेक्ट्स बिड कर रही है, और ये नए नए प्रोजेक्ट्स को विन भी कर रहे हैं लगातार। लेकिन भाई सरकारी मामला है एट द एंड ऑफ द डे, है ना। 6 महीने का, 1 साल का डिले डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में अगर होने लग गया, लगातार होने लग गया, तो कंपनी को लेने के देने पड़ जाएंगे। उसके बाद आप कंपीट किससे कर रहे हैं? अदानी ग्रीन जैसी कंपनी से, बड़े कॉन्ग्लोमरेट से आप कंपीट कर रहे हैं। अदानी जैसे प्लेयर्स अपने घर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, सेल मैन्युफैक्चरिंग, बेटर मार्जिन। इसके अलावा उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है। अदानी को लोन सस्ते में मिलता है क्योंकि वो एक बड़ा हाउस है इन कंपैरिजन टू एक्मे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल घट गई उनकी, ज्यादा बेनिफिट। आप चाइनीज इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है ना। सरकार हो सकता है आज तो बैटरी आप फ्रीली अवेल कर रहे हो, चाइना से उठा के ला रहे हो, लेकिन हो सकता है सरकार 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर ऐसा भी करे कि चाइनीज जो इंपोर्ट है उस पर ड्यूटीज लगाना शुरू कर दे, ताकि इंडिया के अंदर बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू हो जाए। ऐसा सरकार ने सोलर मॉड्यूल्स में भी किया था, है ना। वो प्लेबुक सेम रिपीट होगी ही होगी अगले 4 साल में, 5 साल में। उस टाइम क्या इंपैक्ट होगा? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखे हैं, कंस्ट्रक्शन शुरू कर रखी है, उनके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा? नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो सोलर मॉड्यूल की अगर कीमत बढ़ी है तो वो सबके लिए बढ़ी है, उनकी दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने सपोज कीजिए आज साइन कर दिया, और आपने ये सोचते हुए साइन किया है कोई प्रोजेक्ट कि मैं चाइना से इंपोर्ट कर लूंगा, और आप चाइना से इंपोर्ट कर नहीं पाए, उससे पहले ही सरकार ने ड्यूटीज बढ़ा दी, उस समय दिक्कत आ सकती है।
एक और रिस्क जो मुझे नजर आ रहा है वो है प्रोमोटर की होल्डिंग। प्रोमोटर आज के दिन में 85% ऑफ द कंपनी का मालिक है। नवंबर 2024 में इनका आईपीओ आया था। तो सेबी की रेगुलेशंस के हिसाब से तो जो इनको जो अपना स्टेक है ना वो कट करना पड़ेगा 75% पे, यानी 10% ऑफ देयर स्टेक हैज टू बी सोल्ड इन द कंपनी। आज नहीं तो कल, अगले 2-3-4 साल के अंदर। जब भी कोई भी प्रोमोटर सेल करता है किसी भी रीजन से, तो स्टॉक के ऊपर डिमांड सप्लाई का इंपैक्ट आता है और उससे स्टॉक प्राइस भी प्रेशर में रहता है। ऐसा हमने दुनिया भर की कंपनीज में देखा है। तो चैलेंजेस हैं धंधे में, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। वो चैलेंजेस नहीं है जो ट्रेडिशनल बिजनेस में होते हैं। जैसे हम कंज्यूमर स्पेस का किसी बिजनेस की बात करेंगे तो वहां पर वो चैलेंजेस नहीं है, क्योंकि हमें रेवेन्यू की जो पोटेंशियल है ना, प्रिडिक्टेबिलिटी है, वो नजर आ रही है, हमको ग्रोथ भी नजर आ रही है। लेकिन डेट मैनेज होना सबसे बड़ी समस्या वो है, हम कितना आरओसी कमाएंगे वो समस्या है। तो इस तरीके के बिजनेस को जब आप पढ़ेंगे ना, तो हमेशा डेट को फोकस में रखते हुए पढ़ना, तभी आप बिजनेस का एक बेटर आइडिया ले पाएंगे। और अगर इस तरीके के बिजनेस को आपको और बेटर समझना है तो उसकी यूनिट इकोनॉमिक्स समझिए कि एक प्रोजेक्ट में हम कितना पैसा कमा रहे हैं, 2% कमा रहे हैं, 3% कमा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ डेट के ऊपर डिपेंड करता है। अब वैल्यूएशंस की बात कर लेते हैं। और इस तरीके के बिजनेस में ना आप देखेंगे कि अगर हम एक छोटे से फैक्टर को हल्का सा चेंज कर देते हैं ना, तो सारी वैल्यूएशंस चेंज हो जाती हैं। तो इस तरीके के धंधे में मैं वैल्यूएशंस के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मैंने वैल्यूएशंस कैसे की है, आपको दूसरे बिजनेस समझने में भी आसानी होगी। सबसे पहले तो मैंने गेस करने की कोशिश की है कि 2027 में, 2028 में और 2029 में कंपनी कितना ईबिटा जनरेट करेगी। मैनेजमेंट की कमेंट्री बोल रही है कि आज के दिन में हम लगभग 2000 करोड़ के रन रेट के ऊपर है, ईबिटा रन रेट के ऊपर है। यानी आज के दिन में जो 2900 मेगावाट के आसपास की सोलर कैपेसिटी है, रिमेंबर अभी ओवरवेलमिंग जो इनकी फैसिलिटी है वो सोलर फैसिलिटी है, वहां से हम 2000 करोड़ का ईबिटा कमा रहे हैं। तो 2029 में हम कितना ईबिटा कमाएंगे, उसके लिए मैंने एज्यूम कर लिया कि कंपनी आज के बाद जितनी भी यूनिट्स लगाएगी ना, उनमें से 50% ऑफ देयर यूनिट्स विल बी एफडीआरई यूनिट। रिमेंबर जो एफडीआरई यूनिट्स होती हैं उनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है वो 50% के आसपास होता है। हम कंजर्वेटिव हो जाते हैं, 45% मान लेते हैं। उसके बाद मैंने एज्यूम किया है सोलर प्लांट्स हम 20% लगाएंगे, जो मुझे ऐसा लगता है कि सोलर प्लांट्स हम इससे कम लगाएंगे, बहुत कम लगाएंगे। एफडीआरई की परसेंटेज बढ़ने वाली है, जिसकी वजह से हमारी जो ओवरऑल यूनिट इकोनॉमिक्स है वो कहीं ज्यादा बेटर नजर आएगी। हाइब्रिड प्लांट्स हम लगभग 30% लगाएंगे, ये हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन अगर हम एज्यूम करते हैं कि जो सोलर है उनका टैरिफ ₹2.5 के आसपास है, जो हाइब्रिड है उनका टैरिफ लगभग 3.2 रुपीज के आसपास है, और जो एफडीआरई प्रोजेक्ट्स हैं उनका 4.2 के आसपास है। ठीक है, ये मैंने हवा में अंदाजा नहीं मारा है, कंजर्वेटिव हुआ हूं, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी 2200 मेगावाट के पीपीए साइन कर लिए हैं। तो हमको आइडिया है कि नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कैसी होने वाली है या उनकी टैरिफ्स कैसे होने वाली है, उससे हम अंदाजा लगा पा रहे हैं। इनफैक्ट जो एफडीआरई प्लांट हैं उनके हम टैरिफ आज के दिन में 4.2 एज्यूम कर रहे हैं, जबकि मैनेजमेंट कमेंट्री और जो मैनेजमेंट ने पीपीएस दिखाए हैं उनके हिसाब से ये 4.5 रुपीज के आसपास भी कमा सकते हैं। सो आई एम बीइंग वेरी कंजर्वेटिव। उसके हिसाब से हमने ईबिटा कैलकुलेट करने की कोशिश करी है, आप एक बार इन कैलकुलेशंस को देख लीजिएगा। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि 2027 में कंपनी लगभग 3378 करोड़ के आसपास का ईबिटा कमाएगी, और 2029 में ये ईबिटा 5600 करोड़ के आसपास हो सकता है। बहुत कंजर्वेटिव फिगर है। इनफैक्ट मैं दूसरे ब्रोकरेज हाउसेज को देख रहा था तो उनकी फिगर 6500 करोड़ तक जा रही है, यानी 6500 करोड़ तक का ईबिटा कमा सकती है कंपनी, वो एज्यूम कर रहे हैं। हम यहाँ पर इतने बुलिश नहीं होते क्योंकि बिजनेस मॉडल ऐसा है ना। मैं कभी भी बुलिश नहीं होता अपनी वैल्यूएशंस में, हमेशा कंजर्वेटिवली वैल्यूएशंस बनाता हूँ। ठीक है, तो हम जो यहाँ पर ईबिटा की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लगभग 40 से 45% के आसपास हम एज्यूम कर रहे हैं, जबकि वो 50% तक हो सकती है। आज के दिन में जो कंपनी की मार्केट कैप है वो लगभग 15,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी के ऊपर जो नेट डेट है वो लगभग 10,000 करोड़ का है। 13,000 करोड़ का डेट है और 3,000 रुपए का इनके पास, 3,000 करोड़ का इनके पास कैश पड़ा है। तो डेट जो नेट डेट हो गया वो 10,000 करोड़ हो गया। कंपनी की जो एंटरप्राइज वैल्यू होती है वो क्या होती है, नेट डेट प्लस उनकी मार्केट कैप। तो आज के दिन में 25,000 करोड़ रुपए मैं एज्यूम कर लेता हूं इनकी एंटरप्राइज वैल्यू है। उसके बाद मैंने डेट एज्यूम किया है कि कंपनी का किस तरीके से बढ़ेगा। 2029 तक हम एज्यूम कर रहे हैं कि शायद कंपनी का जो डेट है वो 40,000 करोड़ के आसपास चला जाएगा। उसके बाद मैंने कंपनी की मार्केट कैप निकालने की कोशिश की है, वही फंडा कि एंटरप्राइज वैल्यू में से अगर नेट डेट हटा देंगे तो मार्केट कैप आ जाएगी,
है ना। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम पिछले किसी भी वैल्यूएशन मॉडल में ऐसा क्यों नहीं करते थे, क्योंकि इतने बड़े डेट की कंपनी हमने कभी एज्यूम की ही नहीं थी, या उसका बिजनेस मॉडल हमने डिस्कस किया ही नहीं था। इसीलिए मैं यूजुअली क्या करता था, सिंप्लीफिकेशन के लिए एंटरप्राइज वैल्यू की CAGR कैलकुलेट कर लेता था। लेकिन इस केस में हम पहले मार्केट कैप निकाल रहे हैं और फिर मार्केट कैप पे CAGR निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन सब कैलकुलेशन के बाद हमें पता है क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि ये स्टॉक कितना रिटर्न बनाएगा, ये बात इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि मार्केट इस स्टॉक को कितनी इज्जत देती है। क्योंकि जैसे ही हम कंपनी का EV टू EBITDA हल्का सा भी चेंज करते हैं ना, कंपनी के रिटर्न्स बहुत बुरी तरह फ्लक्चुएट करते हैं। अगर हम एज्यूम कर लेते हैं आज के दिन में कंपनी का जो EV टू EBITDA है ना, वो लगभग 13-14 के आसपास है, ठीक है। लेकिन अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि कंपनी का EV टू EBITDA और क्रैश हो गया और वो 9x के आसपास पहुंच गया, तो ये स्टॉक बिल्कुल भी पैसा नहीं बनाएगा, चाहे कितनी भी ग्रोथ कर लो, चाहे कितने ही अच्छे प्रोजेक्ट्स आ जाए। अगर ये स्टॉक इसी EV टू EBITDA पे रहता है 12x 13x 14x के आसपास, तो ये स्टॉक बहुत बढ़िया पैसा बनाने वाला है। और अगर मार्केट ने इस स्टॉक से एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी और मार्केट ने इस स्टॉक की इज्जत बढ़ा दी, क्योंकि आज के दिन में जो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अगर ये स्टॉक भी अच्छा करने लग गया क्योंकि माहौल ऐसा बना हुआ है, और सपोज कर लो आज से 3-4 साल के बाद कंपनी को 15 का EV टू EBITDA मिलने लग गया, तो ये स्टॉक भयंकर रिटर्न बनाने वाला है, भयंकर। अगर EV टू EBITDA 14 है, 14x है, तो हमारे जो मॉडल है उसके हिसाब से कंपनी 32% CAGR का रिटर्न बना के देगी। अगर 13x का EV टू EBITDA लेते हैं तो सिर्फ 26% का, सिर्फ नहीं 26% भी बहुत ज्यादा होते हैं। अगर 12x का हम मल्टीपल लेते हैं तो हमें रिटर्न 20% नजर आता है। लेकिन हम 12x के मल्टीपल से अगर नीचे जाते हैं ना, 11x के मल्टीपल पे जाते हैं, 10x के मल्टीपल पे जाते हैं, 9x के मल्टीपल पे जाते हैं, तो हमारा रिटर्न बहुत जल्दी जल्दी डिमिनिश होने लग जाता है। सबसे बड़ी समस्या आज के दिन में मुझे ये लग रही है, और मार्केट को अभी समझ नहीं आया है कि इस स्टॉक को कितना EV टू EBITDA देना चाहिए। जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ था ना, तो जानते हैं EV टू EBITDA क्या था, 20x से भी ऊपर। अगर मार्केट के लिस्टिंग के टाइम पे EV टू EBITDA जो मिलता था वही EV टू EBITDA आज मिलने लग गया, तो जो इन्वेस्टर है उसकी बहुत ज्यादा बल्ले बल्ले है, ठीक है, वो बहुत बहुत खतरनाक पैसा बनाने वाला है। लेकिन लिस्टिंग के बाद लगातार स्टॉक का EV टू EBITDA क्रैश हुआ है, आज के दिन में 12, 13, 14 के आसपास पहुंच गया। क्या ये घट के 8 या 9 तो नहीं हो जाएगा? अगर हो गया तो कोई पैसा नहीं बनाएगा इस स्टॉक में, ये स्टॉक सिर्फ करेक्ट होता चला जाएगा अगले कई साल तक। तो रिस्क बहुत बड़ा है इस कंपनी में। मार्केट किस तरीके से इस स्टॉक को वैल्यूएट करती है वो देखना बाकी है, और हल्की सी भी वैल्यूएशन चेंज होती है तो कंपनी के जो स्टॉक का रिटर्न है उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आती है। रेवेन्यू हमारा और EBITDA हमारा बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल है, लेकिन वैल्यूएशन तो प्रिडिक्टेबल नहीं है ना। हाँ, अगर कंपनी के रिटर्न मैट्रिक्स इंप्रूव हुए, ROCE इंप्रूव हुआ जो शायद 11-12% पहुंच सकता है, ROE इंक्रीज हुआ जो शायद 15-16% तक जा सकता है, तो मार्केट इस स्टॉक को बेटर वैल्यूएट करेगी इन कंपैरिजन टू व्हाट इट इज डूइंग टुडे। और 2027 की जो 2029 की एक में विल बी मच डिफरेंट देन व्हाट इज डूइंग टुडे, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे कंपनी एग्जीक्यूट करना शुरू करेगी ना, शायद मार्केट के मन में इस स्टॉक के लिए इज्जत बढ़ेगी और इस कंपनी की री रेटिंग हो सकती है। होगी या नहीं होगी किसी को नहीं पता, मैं कोई रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, तो मेरी बात मत सुनिए, ठीक है। अपनी अकल लगाइए और उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए किसी भी स्टॉक में। जब भी आपको कहीं पर रिस्क नजर आ रहा है तो रिस्क को मिटिगेटिंग स्ट्रेटेजीज लगाइए। रिस्क मिटिगेटिंग स्ट्रेटेजीज क्या होती है सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट में? अपने आप को डाइवर्सिफाई कीजिए। बहुत बढ़िया सेक्टर है, बहुत रैपिडली ग्रो करने वाला है, फ्यूचर ही इसी सेक्टर का है। हम 5 साल डाउन द लाइन अगर देखेंगे तो मोस्टली जो नए प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के अंदर वो FDRE ही प्रोजेक्ट लगने वाले हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है ना। तो बहुत चीजें स्टॉक के लिए अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन रिस्क भी है, अच्छे खासे रिस्क है ना, उनको इग्नोर हम बिल्कुल नहीं कर सकते। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मैंने बहुत दिन के बाद वीडियो बनाई थी। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।